भारत इनसाइड अस। क्योंकि देखिए ये क्यों है, जब ये पूरा सेशन आप इसके एंड तक पहुंचेंगे तब तक आप देखेंगे कि हम लोग जो कहाँ हमसे क्या गलती होती है, क्या चीज हम खुद के बारे में जज नहीं कर पाते, हम कहीं एक डेड एंड पे अटक जाते हैं, हम डायलामा, हम डिसीजन लेने में हमें प्रॉब्लम होती है, उन सारे चीजों को कैसे दूर करें। यहां तक ये जैसा अगर अपन ठीक है अपन ने बेस्ट इंग्लिश में भी अपन काम कर रहे हैं, यहां पे भी हम ग्रो करना चाहते हैं, बहुत बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, पर कहीं हमें भी यहां पे लगता है कुछ चीज हमको स्टक कर रही है, वो क्या है हमें समझ में नहीं आता। तो वो सारी चीजों से रिलेटेड आज आप यहां पे ये चीज देखोगे। तो कुछ मैं स्लाइड्स वगैरह दिखा रहा हूं, क्योंकि आज का अपना प्रेजेंटेशन आप ये मान के चलें ये बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन नहीं है, पर जो भी है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी आप दूसरा कोई भी काम कर रहे हो तो उस सारी चीज को छोड़ के पूरा स्क्रीन पे और मेरी वॉइस पे आप यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अभी आप जैसे ये स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको एक मछली दिखाई दे रही है। ये मछली वैसे इसको कुदरत ने जो इसको बनाया है पानी में रहने के लिए, तो इसका खाना वगैरह कहां पे है, वो भी पानी के अंदर ही होना चाहिए। अब लेकिन आज देखिए ये तो कुदरत ने उसको बनाया, पर हर कोई जरूरी नहीं है कि वो उसी चीज को लेके चले, वो अपने हिसाब से खुद को मॉडिफाई कर सकता है। अब ये जो मछली है इसने कुछ मॉडिफाई किया है, क्योंकि देखिए इसके दूसरी जितनी प्रजाति हैं मछलियों की वो सब पानी के अंदर रहती हैं और अपना खाना पानी के अंदर ही ढूंढती हैं, पर ये मछली स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये अगर सोचिए अगर पानी में खाना खत्म हो जाए तो ये मछली कैसे सरवाइव करेगी। तो आप देखिए इस मछली ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, ये पानी के मुंह से पानी के फुहारे फेंक के मार सकती है। तो ये शिकार कहां करती है, बाहर। ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन में, ये पानी का मुंह से एक पिचकारी जैसा एक फुहारा फेंकती है और ये जो कीड़ा है ये कीड़ा पानी में गिरता है और ये उसको खा लेती है। अब सोचिए ये अगर सोच लेती कि नहीं मैं तो पानी के अंदर हूं, ईश्वर ने मुझे सिर्फ पानी के लिए बनाया है, मुझे सिर्फ पानी में ही रहना है, पानी में ही यहां से खाना ढूंढना है, पर इसने उस चीज को कुछ अलग किया। यहां पे आज आप उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई मछली की बात। अब अपन देखें ये है चिड़िया। इस चिड़िया को ईश्वर ने अगर इसको कुदरत ने जो बनाया है इसके लिए पूरा आसमान है, पूरे आसमान में ये कहीं पे भी जाए कीड़े खाना वगैरह जो भी ढूंढना है इसको कहां ढूंढना चाहिए, आसमान में ढूंढना चाहिए। पर आज इसने भी दूसरी सारी प्रजाति सब जमीन में आसमान में ढूंढ के खाना खा रहे हैं, पर ये आप जो देख रहे हैं ये किंगफिशर है, ये नीलकंठ है, इसने अपना खाना कहां ढूंढा है, ये पानी के अंदर जाके शिकार करती है। इसने देखिए इसी की प्रजाति के लोग दूसरी जगह हर कहीं बाहर खाना ढूंढ रहे हैं, पर इसने अपना खाना कहां ढूंढा, इसने अपना खाना ढूंढा है पानी के अंदर। इसने खुद को मॉडिफाई किया। आज देखिए आज उसके पंख वगैरह तो सब उड़ने के लिए तैयार हुए हैं, पर उसने खुद को मॉडिफाई किया। क्यों, आज उसके प्रजाति के सब यही कर रहे हैं। अब उसने भी अपनी प्रजाति के सारे सब चिड़ियों को यही करते हुए देखा है उसकी प्रजाति के, तो ये भी वही कर रही है। इसने कोई किंतु परंतु वगैरह कुछ किया है क्या। अब यहीं पे अब हम दूसरा देखते हैं। ये इसने देखिए पानी के अंदर से भी ये पूरा फिश को निकाल के बाहर आइए, ये उसको एक विजेता बनाता है। इसके लिए सोचिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पानी की मछली ही खाती है, ये बाहर भी खा सकती है और पानी के अंदर का भी खा सकती है। इसलिए ये सबसे ज्यादा इसके जो सर्वाइवल है सबसे ज्यादा है, ये दूसरे चिड़ियों से इसलिए ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है हनी बैजर। हनी बैजर वैसे इसको हिंदी में है, क्योंकि पहले मुझे नहीं मालूम था, अब मैं जानता हूं क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले गूगल करके इसको देखा है। इसको अपने यहाँ पे इसको क्या बजर बिच्छू करके बिट्टू करके ऐसा कुछ बोलते हैं। ये कबर बिट्टू ये कबर वगैरह खोद देता है। तो ये जो है ये दिखने में अभी आपको, क्योंकि मैंने आज तक इसको लाइव नहीं देखा, मैंने इसको सिर्फ डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखा है। ये जो है साइज पे अभी क्या आप स्क्रीन पे तो लग रहा है कि बहुत बड़ा होगा, पर ये एक्चुअल जो है ये बिल्ली के साइज का होता है। और इसकी खासियत क्या है, ये डरता नहीं है, ये बहुत निडर होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं। यहां तक कि जंगल में शेर तक इसका शिकार करने में उनकी भी हालत खराब हो जाती है, एक अकेला शेर उसको हमला नहीं कर पाता। अब सोचिए अगर साइज की बात करें, शेर वैसे जंगल का राजा है, लायन कहते हैं, क्योंकि राजा
भी अगर इसका शिकार नहीं कर पा रहा तो सोचिए ये कितना है। क्योंकि ये जो है हनी बेजर है, ये डरना नहीं जानता। इनके जितने भी प्रजाति के जो है हनी बेजर, ये कोई भी नहीं डरते। इनके माने इनकी पूरी प्रजाति में डर नाम की चीज ही नहीं है। यहां तक कि अगर शेर, 2-3 शेर भी आ जाएं, ये वो उससे डर के भाग जाते हैं, क्योंकि ये शेर पे हमला कर देता है। ये और अकेला ही घूमता है और ये किसी से नहीं डरता। यहां तक कि अजगर हो, कोई से भी जानवर हो, ये किसी को भी मार के खा जाता है। इतना खतरनाक होता है। तो आज अब अगर हम सोचें, हम लोग अगर देखें तो ये देखा जाए तो वैसे साइंस के हिसाब से तो ये बहुत ही कमजोर एक प्राणी है, कमजोर प्राणी है, पर वो खुद को कमजोर नहीं मानता। क्यों? अब यही होता है खुद का विश्वास, कॉन्फिडेंस का। अब इसके बाद बात करते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भंवरा है, भंवरा। अब इसका अगर आप साइंटिफिकली देखें, इसकी जो बॉडी और इसका पंख का जो रेशियो है, साइंस के हिसाब से इसको उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उड़ने के लिए इसके पंख और बड़े होने चाहिए उसके बॉडी के वेट के हिसाब से। वैसे क्योंकि जो एरोनॉटिकल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो बॉडी है वो एरोडायनेमिक नहीं है, ये उड़ने के लिए नहीं बना है। लेकिन फिर भी ये जो भंवरा है ये उड़ता है। क्यों? क्योंकि इसने साइंस नहीं पढ़ी, इसको साइंस नहीं आती। उसने अपने साथ के जितने भी जो उसके भंवरे हैं उनको उड़ते हुए देखा तो खुद भी उड़ता है। अब क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा सॉरी दोस्तों, बहुत ज्यादा पढ़ लिखना भी एक बार परेशानी हो जाता है। हम लोग कंडीशनड हो जाते हैं और वो कंडीशन को तोड़ना पड़ता है। हर चीज जो हमने जाना है वो हमेशा सही हो, ये कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, आप यहां पे एक हाथी का पांव देख रहे हैं। ये हाथी का पांव लोहे के जंजीर से बंधा हुआ है। ये ट्रेनिंग किसको दी जा रही है? ये जब भी कोई भी एक नया हाथी किसी को भी अगर पकड़ के लाया जाता है तो उसकी ट्रेनिंग जो शुरू होती है बचपन में ही, उसको 15 दिन से लेके 1 महीने तक उसको जो है ऐसा लोहे की जंजीर से बांधा जाता है और उसको खोला नहीं जाता। तो इससे क्या होता है, और उसको खाना वगैरह वहीं पे दिया जाता है। तो इससे क्या है, ये जो है पहले पहले खूब कोशिश करता है इस जंजीर को तोड़ने की, और कोशिश करते करते थक जाता है और 1 महीने के अंदर इसको विश्वास हो जाता है कि वो कुछ भी कर ले, ये जो जंजीर है ये उससे नहीं टूटेगा। और उसके बाद जब ये हाथी बड़ा हो जाता है, इस हाथी को बांधने के लिए सिर्फ एक पतली सी रस्सी से इसको बांध देते हैं। और ये हाथी जो सोचिए इतना ताकतवर होता है, पूरे पेड़ उठा लेता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्योंकि इसको विश्वास हो गया है, क्योंकि उसका जो पांव में जो रस्सी बंधी है ये खुलेगा नहीं, ये तोड़ नहीं सकता, तो ये कभी कोशिश ही नहीं करता। ये होती है सीखी हुई लाचारी। आज देखिए बच्चे को और हमको सबकी ट्रेनिंग कैसे होती है। आप ये नहीं कर सकते, ये अभी आप ये करने के लिए बहुत छोटे हो। और हम लोग की जैसे ट्रेनिंग, हम बच्चों को ही बोलते हैं बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये आज तक हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। हम इस टाइप की हमेशा नेगेटिव फीडिंग खुद भी हम झेलते आए हैं और हम आगे वाली पीढ़ी और सबको नेगेटिव चीजें सिखाते रहते हैं। तो बल्कि ये क्या है, ये सीखी हुई लाचारी है। और ये सीखी हुई लाचारी हमको इस शैल को, इस बंधन को तोड़ने की क्षमता हमको अपने अंदर से निकालने पड़ेगी। तो हम इंसान, हम अपनी काबिलियत को हमेशा, क्योंकि हमें भी अगर ऐसा लोगों ने क्या क्या बोल के, अब ये कौन, हमारे देखिए सुनने में बुरा लग सकता है, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे टीचर, ये हमको कंडीशन कर देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। और हमें देखिए, और ये क्या होता है, जो विश्वास एक बार बन गया, वो विश्वास से हम फिर अलग नहीं हो पाते। फिर हमें लगता है इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, हमारी इससे ज्यादा कैपेबिलिटी है ही नहीं। अब देखिए कैपेबिलिटी के बारे में अगर अपन बात करें, एक इंसान ज्यादा से ज्यादा कितना वजन उठा सकता है, ज्यादा से ज्यादा। तो जैसे बहुत लोग को अगर ये सोचना है, क्योंकि मैं भी ये सोचता था कि अगर जिसका जितना भी वजन हो उसका डबल तक तो उठा सकता है। तो मेरा वैसा वजन है 90 kg है, तो 90 के हिसाब से 180 kg तक उठाया जा सकता है। पर दोस्तों आपको मालूम है, गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, या अगर आप इसको गूगल करके भी देखेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा, वजन उठाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है
किसी इंसान द्वारा उठाए गए सबसे ज्यादा वजन का जो मौजूदा गिनीज रिकॉर्ड अब तक 2 बार कनाडा के सबसे मजबूत आदमी के विजेता ग्रेग अर्नेस्ट के पास है। जुलाई 1993 में 2 बड़े बैलों को उठाते हुए 1000 से ज्यादा लोगों द्वारा देखे जाने के बाद अर्नेस्ट ने 2422 किलोग्राम माने 2422 किलो वजन उठाया, जिससे ये आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे भारी वजन उठाने वाले व्यक्ति बन गए। सोचिए 2422 किलो, अरे हम लोग कभी इसका तो सोच ही नहीं सकते, पर ये आप गूगल करके देखेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। और ये वो प्रैक्टिस करते हुए और एक्चुअल जो फोटो वगैरह जो गूगल पे आपको देखने को मिलेगा, ये बीच में जो सेंटर पे आप देख रहे हैं वो उठा रहे हैं, और दो तरफ आप वो दो तरफ जो 2 सांड हैं उनको लोग पकड़े हुए हैं, इनको पूरा उनने उठाया हुआ है और 1000 लोग उसके गवाह बने। सोचिए, ये हम तो भीम के बारे में हमने तो बहुत सुना, महाभारत में भीम के बारे में कि उनके अंदर इतनी शक्ति थी, ये तो लाइव देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बोलें ये तो कभी कभार कोई ऐसा है जो कुछ विरले ही लोग होते हैं जो ये इस टाइप के काम कर देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको मैं जब एग्जाम्पल दिखाऊंगा आप खुद हैरान हो जाएंगे। अभी मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं। यह स्टोरी एक गांव की लड़की है जो अपने पापा के साथ खेतों में वगैरह में बहुत अच्छे से, जैसे देखिए अब हर के देखिए खासकर जैसे बोलते हैं माँ बेटे, वैसे ही बाप बेटी, इनका रिश्ता हमारा बहुत ही अच्छा एक रिश्ता होता है। तो ये अब पिताजी अपने खेत वगैरह में अपनी बेटी को ले जाके वो सब कुछ दिखा रहे हैं, और जब स्कूल जाते हैं तो उनने क्या है, उसके अपने बच्चे को स्कूल में साइकिल से लेके जा रहे हैं, साइकिल से ले जाके उसको छोड़ते थे। और अब लेकिन उनको ये लगा अब लड़की बड़ी हो रही है, अब उसको साइकिल चलाना सीखने देना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये साइकिल चलाने के बारे में अगर अपन बात करें, कुछ काम होते हैं जो इजी होते हैं और कुछ काम होते हैं वो सिंपल होते हैं। इजी क्या होता है, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत ना लगे और हम उस विद्या को सीख जाएं, जैसे पैदल चलना। वैसे सिर्फ इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो 2 पांव पे चलता है और जो साइंस की सारी चीजों को वो विरोध करता है। देखा जाए तो 2 पांव पे आपने आप पूरे इसमें आप देख लो 2 पांव पे और कोई जानवर या कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, सब लोग 4 पैर के हैं या बिना पांव के हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 पांव पे हम बैलेंस होके चलते हैं। अब सोचिए साइकिल भी सिर्फ 2 पहिए की है जिसको हम चलाते हैं, पर अगर क्या साइकिल चलाना इजी है या कठिन है? पर देखा जाए तो साइकिल चलाने को मैं इजी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि इजी पैदल चलना है, पर साइकिल चलाना सिंपल है क्योंकि उसको सीखा जा सकता है। पर जब तक नहीं सीखते तब तक कठिन है, पर सीखने के बाद वो कठिन नहीं रहता। अब वैसा ही अब ये अपनी बेटी को, क्योंकि बहुत लोगों ने अपने यहाँ साइकिल सीखा होगा, और साइकिल मैंने आज यहाँ पे एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि साइकिल भी विरोध करता है। क्योंकि देखिए 2 पहिए पे कोई भी चीज बैलेंस नहीं हो सकती, पर हम यहाँ पे 2 पहिए की साइकिल भी चलाते हैं और 2 पहिए की हम बाइक वगैरह जो स्कूटर स्कूटी ये सब भी चलाते हैं। तो आज हम साइंस को हम लोग चैलेंज करते हैं। अब ये देखिए जैसे ये सिखा रहे हैं, इनने बहुत अच्छे से अपनी बेटी को सिखाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भविष्य के लिए उसको तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए भविष्य के लिए जब तैयार कर रहे हैं तो कोई भी जो पिता हैं वो अपने बच्चे को कैसे सिखाते हैं, पीछे से साइकिल पकड़ के दौड़ते रहेंगे और उसको विश्वास दिलाते हैं, देखो इतने सारे लोग चला रहे हैं, आप भी चला लोगे, ये एक विश्वास देते हैं। और बच्ची को भी क्या है, देखिए जो सीख रहा है उसको क्या भरोसा होता है, मेरे पीछे मेरे पापा हैं जो मुझे गिरने नहीं देंगे, एक भरोसा होता है। और वो मैं ये कर लूंगी इतने से, जब उनको मुझे इतने भरोसा है, देखिए उसको खुद पे इतना भरोसा नहीं है, पर पापा बोल रहे हैं क्योंकि आप कर लोगी, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और वो आगे बढ़ के वो सीखना शुरू कर देती है। और धीरे 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 1 दिन 2 दिन के बाद धीरे धीरे जो पिताजी हैं धीरे धीरे उस साइकिल को छोड़ देते हैं, पर साथ में दौड़ रहे होते हैं। पर बच्ची को ये नहीं मालूम कि उसने पापा ने साइकिल छोड़ दी है, पर वो बहुत आराम से चला रही है और वो बहुत खुश हो रही है। उसको तो ये विश्वास है पापा ने साइकिल पकड़ी हुई है। पर यही तरीके से धीरे धीरे ट्रेन किया जाता है। और जो कोई भी एक ट्रेनर है उसको जो कोई भी चीज सिखाई जाए इतना सिंपल तरीके से सिखाना चाहिए कि सामने वाले को
कॉन्फिडेंस हो जाए और उसको ये भरोसा हो जाए, वो जो एक सीख रहा है ये बहुत आराम से हो जाएगा। क्योंकि देखिए साइकिल चलाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है बैलेंस। और सही देखा जाए तो कोई भी किसी को बैलेंस करना नहीं सिखा सकता। कोई भी बुक पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, बैलेंस तो अपने आप आता है और वो अपने आप अपने दिमाग में अपना बॉडी उसके साथ सेट होता है। क्योंकि इसकी ना कोई किताब मिलेगी, ना कोई आपको कोई भी इसको गाइड करके नहीं सिखाया जा सकता। ये प्रैक्टिस करते करते अपने आप आता है। और यही चीज जो पिताजी हैं ये भी जानते हैं, वो उसको सिखा देते हैं। और बाद में यही जो बच्ची है बाद में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है। क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट अब होगी, अब देखिए खुद भी स्कूल जा रही है, अपने साथ जो है और भी सहेलियों को भी साथ में लेके जाती है। इससे क्या होता है, एक डिपेंडेंसी जो है वो खत्म होती है और खुद के अंदर का एक भरोसा आता है। ठीक है, अब अगर यहां पे अभी आप जो एक स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कौन है? आज ये लड़की दिखने में भले ही सिंपल है, पर इसको सिंपल मत मानिएगा। ये ज्योति कुमार है, बिहार की, और इसने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है जिसके बारे में हम यहां पे 90% लोग नहीं जानते। उसने, अब देखिए दिखने में तो बहुत सिंपल है, और उसने क्या किया है, साइकिल ही चलाई है, पर साइकिल चलाने में उसने वो रिकॉर्ड बना डाला है, आज हम सब लोग भी चाहें भी तो हम वो नहीं कर सकते। उसने क्या किया है, अब आप देखें, ये उसके पिताजी हैं। इनके पिताजी को ये इसने दिल्ली से अपने साथ बिहार तक लेके गई थी। 1200 किलोमीटर अपने साइकिल पे लेके गई है। जी हां, 1200 किलोमीटर से अपने साइकिल पे लेके गई है। ये आप स्क्रीन पे उनका एक फोटो देख पा रहे हैं। और ये जादू कैसे किया, ये टाइम है कोरोना का टाइम, जब सारी ट्रेनें बंद थी, सब चीजें बंद थी। इसको अपने पिताजी को अपना दिल्ली से उसको लेके जाना था बिहार। लेकिन ये लड़की की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उस लड़की ने उसके पिताजी जो हैं वो लाचार थे और वो गाड़ी चलाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं, साइकिल वाइकिल कुछ भी किया, वो तो चलने की भी स्थिति में नहीं थे। पर इस लड़की की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इसने 1200 किलोमीटर अपने पिताजी को अपने दम पे लेके गई है। आज हमें या हमारे साथ कभी ऐसा हो जाए, हम तो हिम्मत ही नहीं कर सकते, हम हार मान जाएंगे। पर मैं सैल्यूट करता हूं जो है इस लड़की को, ज्योति का, जिसने इतना बड़ा काम कर दिखाया। अब इतना बड़ा काम क्या यही सिर्फ एक चीज है? अब आपको मैं भारत की एक लड़की से मिलवाता हूं। यह है वेदांगी कुलकर्णी। ये पुणे की है, ये भी साइकिल पे ही है, पर इसने क्या रिकॉर्ड बनाया है, आप अगर वो रिकॉर्ड सुनोगे तो भी आप हैरान हो जाओगे। ये एशिया की सबसे फास्ट धरती का चक्कर लगाने वाली लड़की है जो साइकिल से चक्कर लगाई है। और ये इसने 29,000 किलोमीटर का इसने साइकिल चलाया है। आज दोस्तों ये पुणे की है। ऐसा हम कितने लोग उम्मीद कर सकते हैं, हम कितने लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्योंकि देखिए यही जो है, आज ये भी हमारे जैसे आम इंसान हैं, उनके भी 2 हाथ 2 पैर हमारे जैसे ही हैं। ये लोग कोई एलियन नहीं है, दूसरे ग्रह के आए हुए प्राणी नहीं है। पर आज देखिए उनका विश्वास कि ये मैं कर सकती हूं और ये करके बताना, यही आज हमको सब सारी चीजों से अलग हटाता है। तो अब दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं, महाभारत इनसाइड अस। यहां पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो वैल्यूएशन करने थे महाभारत से आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, पर आज यहां पे कुछ अलग मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि ये महाभारत, मैं ये बता रहा हूं कि ये महाभारत हमारे अंदर है। हमारे अंदर कहां है, कैसे है, आइए उस चीज को अपन देखते हैं। आज यहां पे आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन है? ये हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है। ये जो दिमाग है उसकी आंखें नहीं होती, वो डिपेंडेंट होता है 5 सेंस ऑर्गन से। 5 सेंस ऑर्गन उसको पूरे के पूरे उसको चीजों को उसको फीड करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन उसको देते हैं, फिर वो उसके हिसाब से वो काम करता है। अब लेकिन ये क्या है, ब्रेन जो है वो बहुत सारी चीजों का एक्सपेक्टेशन करता है, वो इमेजिनेशन करता है। और हमारा पूरा जो, आज देखिए हम जो एक बात बोलते हैं मैं, हम लोग हमेशा अपने अंदर अपना होता है। जैसे आज मैं बोलता हूं रोमियो सन कौन? मैं हूं। ये मैं कौन है?
क्या मैं ये ब्रेन हूं, क्या ये मैं बॉडी हूं, या मैं कौन हूं? देखा जाए असली में ये आप भी सोचिएगा, जो हम ये हम ये करते रहते हैं, हम कौन है? क्या ये शरीर है या ब्रेन है या क्या है? ये मन जो हम बोलते हैं, असली में देखा जाए हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम एक सॉफ्टवेयर हैं जो इस दिमाग के अंदर चल रहे हैं। जैसे आज आपने लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह जो भी देखते हैं, उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डाटा फीड किया हुआ, डाटा वैसे चल रहा है जैसे विंडोज 7, 8, 9, 10। हम भी वैसा ही हैं। हम भी आज जो है वो सॉफ्टवेयर है, जो ब्रेन तो हार्डवेयर है जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर चल रहा है। हम जो करते हैं मैं करके हम खुद को प्रोग्राम कर चुके हैं, और यही प्रोग्राम ही जो है इसी को करेक्शन करना रहता है। अब हमने पहले ब्रेन धृतराष्ट्र को देखा, और इसको इसलिए बहुत हम चाहें तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसको हमको करना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये हैं दुर्योधन। दुर्योधन रिप्रेजेंट करता है कौरवों को। अब कौरव क्या है? कौरव है नेगेटिव इमोशंस। ये नेगेटिव इमोशन जितनी भी चीजें होती हैं, हमारी कमजोरियां, ये सारी चीजें हमेशा हमें नेगेटिव चीजें हमारे पीछे पड़ी रहती हैं। आप देखिए, आप पेपर उठा के देखिए, उसमें सारी नेगेटिव न्यूज ही सबसे ज्यादा होते हैं। आप न्यूज देखेंगे, उसमें नेगेटिव चीज ही सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में भरते रहते हैं। हम पेरेंट्स का, जैसे मैंने बताया, पेरेंट भी आज अपने बच्चों को ज्यादातर अच्छी चीजों के लिए आगे नहीं बढ़ाते, पर उसको ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये आपके बस की बात नहीं है, ये नहीं करना, नेगेटिव ज्यादा चीजें हम फीड करते रहते हैं। पर बल्कि करना क्या चाहिए? पॉजिटिव चीज देना चाहिए। पर नेगेटिव इमोशंस, अब बताइए, कौरव ज्यादा थे कि पांडव ज्यादा थे? हमेशा कौरव जो है वो संख्या में बहुत ज्यादा है, तो हमारे ऊपर हमेशा नेगेटिव इमोशंस का हमेशा बॉम्बार्डिंग होती रहती है। हमको उस चीज से खुद को बचा के रखना रहता है। हर चीज, जैसे किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने गुस्सा दिला दिया, ये हमेशा हमारे साथ होता रहता है। हमको अपना खुद का एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि ये नेगेटिव चीजें हमको उस चीज से बचना सीखना चाहिए। और दूसरा चीज दोस्तों, अब ये पांडव क्या हैं? ये पांडव हमारे 5 सेंसेस हैं। 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स जैसे हमारे जो 5 इंद्रियां कौन कौन सी हम कहते हैं, जैसे आंख जिससे हम देखते हैं, और कान जिससे हम सुनते हैं, नाक जिससे हम कोई भी चीज को स्मेल करते हैं, जीभ जिससे टेस्ट लेते हैं, स्किन जिससे हम कोई भी गर्म ठंडा ये सब महसूस करते हैं। तो ये पांडव जो हैं, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं। तो अब 5 सेंस ऑर्गन, इनको क्या करना चाहिए? इनको जब भी हम अपना कोई एक गोल बनाएं, तो उस गोल पे ये 5 इंद्रियों को वहां पे फिक्स करना चाहिए। अब ये कैसे होगा? अब जो द्रौपदी है, द्रौपदी यहां पे पर्पस है। पर्पस माने गोल। वो 5 जो पांडव हैं, उनको वो फोकस करती है एक ही तरफ, एक काम करने के लिए। जैसे आज देखिए, उनका जब अपमान हुआ था द्रौपदी जी का, तो उनने अपने केश खुले रखे थे, और वो केश खुले रख के 5 पांडव को बोला था, मुझे दुशासन का जब तक छाती का लहू नहीं मिलेगा, तब तक मैं ये जो है केश जो है ये मेरे खुले रहेंगे। तो इससे क्या है, जो 5 जो पांडव हैं, उनको उनका गोल क्लियर था। उनको 5 को हमेशा ये याद रखना था कि जब भी युद्ध होगा दुशासन के साथ ये करना है। तो आज देखिए, जो द्रौपदी है, ये गोल का पर्पस ये फोकस करवाती है, ये 5 इंद्रियों को फोकस कराती है। नहीं तो पता चला कोई भी काम करते वक्त आंखों ने कुछ और देखा, कान कुछ और कहीं बिजी हैं और कुछ देख रहे हैं, नाक कहीं और बिजी है, और जीभ कहीं और तो ये क्या है, ब्रेन को कंफ्यूज करते हैं और गोल से डाइवर्ट करते हैं। पर द्रौपदी इसको पूरा सारे 5 इंद्रियों को फोकस करती है एक जगह पे। अब इसके बाद बात करते हैं अब हमारे सारथी। ये सारथी कौन है? ये हमारे कृष्ण। ये क्या है? हमारे अंदर के दैविक भाव। दैविक भाव ये हमेशा कठोर, डिसिप्लिन ये बोलता है, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको खुद को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये इस चीज को बिल्कुल डिसिप्लिन से लाइफ जीना पड़ेगा। ये कभी भी हमारे साथ नरम नहीं होते। ये हर चीज को बोलेंगे, ये करो, इतने बार करो, इतना यहां से आपको जो भी आपको मेहनत करना है, सुबह 5 बजे उठो और रात को 11 बजे तक सो जाओ, आप टीवी से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो, ये सारी चीजें बोले, पढ़ाई करो लगातार। ये सारी चीज कौन करेगा? ये कठोर, माने एक पिता की तरह बिल्कुल कठोर। वो कौन है? ये है हमारी दैविक शक्ति, जो हमें हमेशा अच्छे काम करने के लिए ये हमें प्रोत्साहित करते हैं, पर ये हमें बहुत कठोर है,
बहुत कठोर, ये बिल्कुल दया भाव नहीं दिखाते। पर वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, ये हैं शकुनी जी। शकुनी जी हैं, ये बोलते हैं अरे कहां, ये क्या लगे हुए हो, सुबह 5 बजे उठ के क्या करोगे, अरे इतनी जल्दी क्या है, सुबह 7 बजे तक भी अपन आराम से उठ के कर क्या लेंगे, थोड़ा सा और आराम कर लो। ये हमको जुआरी बना देते हैं। अरे मेहनत करके पैसा तो दुनिया कमा रही है, आप तो यार यहां पैसा लगाओ, 1 महीने में 6 महीने में पैसा डबल, वो करो। ये हमको मेहनत करने से रोकते हैं। ये हमको जितनी भी बुराइयां हैं, ये सब हमको आज हमको बोलते हैं आराम करो, है ना। अरे मेहनत में क्या रखा है, मेहनत बोल आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। ये डायलॉग के साथ ये हमारे जो है सारी मेहनतों पे ये पानी फेर देते हैं। अब देखिए, अब हमको एक जन है जो बहुत कठिन है, कठोर हमको लगे रहते हैं, कृष्ण जी, वो हमें हमेशा हमारे साथ कठोर बने रहते हैं। और एक ये है, ये हमें लगता है कि यार वाकई में हमारे ये मामा जी कितने अच्छे हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं, पर ये ख्याल आज वो हमारा अच्छा कर रहे हैं या हमारा नुकसान कर रहे हैं, ये हमको सोचना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं डाउट। डाउट क्या है, ये है कुंती। कुंती जो माता हैं, इनको जो है वैसे इनको जो एक आशीर्वाद दिया था, वो ऐसे ऋषि मुनि ने आशीर्वाद दिया था, दुर्वासा मुनि, जिनने आज तक किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। वो तो बात बात पे सबको श्राप देने के तैयार बैठे रहते थे, गुस्सा उनके बिल्कुल नाक पे बैठा रहता था। पर वो पहली बार वो ऐसा हुआ, इनने कुंती जी को उनको आशीर्वाद दिया था, उनको आशीर्वाद दिया था कि वो जिनको भी चाहें, चाहे वो कोई भी देवता हो, कोई भी पुरुष हो, वो उनको वो वशीकरण वो कर सकती हैं, उनको अपने पति के रूप में स्वीकार कर सकती हैं। और ये आशीर्वाद देके तो वो चले गए। पर कुंती माता को जो है डाउट हुआ कि ये पता नहीं, उनने दे तो दिया है, पर ये ऐसे आशीर्वाद के बारे में मैंने आज तक तो कभी सुना नहीं। पर मैं अगर इसको ट्राई करके देखती हूं, तो वो जैसे भगवान की पूजा करते हैं, तो पूजा करते वो सूर्य जी को अर्घ कर रही थी, तो उनने सूर्य जी को ही याद कर लिया, और सूर्य जी को याद कर लिया, तो तभी जाके कर्ण जो है वो उनका जो है अपनी इस धरती पे उनका आगमन हुआ था। अब इसलिए कभी भी बहुत हम कोई भी काम करें, कोई भी चीज करें, उसमें डाउट नाम की एक चीज आ जाती है, उस डाउट से हमको बचना चाहिए। नहीं तो हम जो काम कर रहे हैं वो, माने डाउट क्या है, एक टाइप का वायरस है, तो उससे बचना चाहिए। अब इसके बाद ये है गांधारी। गांधारी माने विश्वास। विश्वास हमको, देखिए विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम अगर अपने माता पिता पे विश्वास करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर विश्वास की एक लिमिट होना चाहिए, वो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास कि नहीं जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा होगा। अब जैसे इनकी तो आंखें थी, पर तो भी इनने अपने पति के लिए इनने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। आज देखिए दुर्योधन जो है, अगर वो आज गलत रास्ते पे जा रहा था, तो क्या इनको पता नहीं था? इनको पता था तो भी इनने रोका क्यों नहीं? रोका नहीं, पर उनने रोका नहीं, पर जब युद्ध हुआ उस टाइम पे भी कुछ नहीं किया। जब युद्ध पे इनके पूरे जो कौरव हैं, पूरे कौरव समाप्त हो गए, तब इनने उल्टा कृष्ण जी को जो है उनने श्राप दे दिया कि उनका भी कुल पूरा खत्म हो जाए। आज ये बताइए, क्या कृष्ण जी इसमें गलत थे? कृष्ण जी गलत थे क्या? पर नहीं, इनने अपनी गलती नहीं मानी, अपनी गलती भी दूसरे को पर उड़ेल दी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। विश्वास कोई भी चीज को करना चाहिए, पर एक लिमिट तक करना चाहिए, पर वहां अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद अब ये यहां पे आप देख रहे हैं कर्ण। अब ये कर्ण क्या है? ये हमारे मन की ही एक है ईगो। ये ईगो जिसको आज देखिए पांडवों में 5 गुण थे, और ये अकेले जो हैं कर्ण हैं जिनके 5 भाई के गुण इनके अंदर थे। पर आज हमारा ईगो जो होता है, यही हमारा सत्य पूरा सर्वनाश कर देता है। कभी भी हम किसी को लेके अगर हम अपना एटीट्यूड, अपना घमंड कोई भी चीज को करें, तो वो घमंड कभी हमारा सत्यानाश भी कर सकता है। और आज देखिए वो पांडव ही इनको नाश कर सकते हैं। तो कभी भी अपना ईगो को अपना दुश्मन ना बनाएं कि वो हमारा ही कैरियर चौपट कर दे। नहीं तो हमें बहुत लगता है
हम जो काम कर रहे हैं उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। कभी देखिए बहुत बार ऐसा होता है, हम ये सोचने लगते हैं हम कंपनी से सबसे ज्यादा बड़े हैं, कंपनी हमारे दम पे चल रही है। अगर मैं आज ये सोचने लगूं मेरे दम पे आज ये धरती चल रही है, मेरे दम पे आज सूरज उग रहा है, तो ये मेरे सोचने की गलती है, क्या ये एक्चुअल हो रहा है? ऐसा नहीं होता। तो इसलिए कभी भी ईगो को हमेशा बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो ये हमारा ही नुकसान कर देगा। इसके बाद आता है बिलीफ। ये कौन है? भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह माने हमारे जो बिलीफ्स होते हैं, बिलीफ होना हमारी एक धारणा जो बन जाती है, कभी कभी वो ठीक भी हो सकती है, कभी गलत भी हो सकती है। पर अगर गलत है तो हमें उसके हिसाब से अपनी धारणाओं को चेंज करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारी हालत भी इनके जैसी हो जाएगी। क्योंकि आज देखिए बहुत लोग क्या है, आज वो लोग भी कंपनी में काम कर रहे हैं, नेटवर्क कंपनी या कोई भी कंपनी वगैरह पे काम कर रहे हैं, उनको बहुत बार ऐसा लगता है, जैसे कि आज मैं क्रिप्टो का एक एग्जांपल ले रहा हूं। क्रिप्टो हमें मालूम है ये कंपनी डूबने वाली है, आगे चल के ये बंद होने वाली है, तो हम फिर भी उसमें पैसा लगा देते हैं। और ऐसा नहीं कि खुद के लगाएं, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, हर किसी को बोलते हैं बहुत फायदा होगा, सब कुछ है, सब छोड़ छाड़ के इसमें अपनी पूरी पूंजी लगा दो। और वो कंपनी सोचिए अगर बंद हो गई, भाग गई, क्योंकि ये तो हमारी धारणा थी, हमने तो सोचा था बहुत फायदा होगा, बहुत ये जो भी हम सोच रहे हैं, पर वो हुआ नहीं। अब हुआ नहीं तो हमारी हालत भीष्म पितामह जैसी हो जाती है, ना मर पा रहे हैं ना जी पा रहे हैं, घर छोड़ छाड़ के भागना पड़ता है, फैमिली भी डिस्टर्ब और हम भी डिस्टर्ब। अब दोस्तों इसके बाद अब जब मैं यहां पे अपन आ रहे हैं, देखिए मेरे साथ भी ऐसा था कि काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर रिजल्ट में कहीं कुछ दिक्कत आ रही है। पर वो क्या आ रही है, क्योंकि मैं भी खुद भी कुछ नहीं जानता था। अब मैंने बोला मुझे खुद को एक परफॉर्मेंस मुझे अपना चेक करना चाहिए, परफॉर्मेंस चेक, क्योंकि खुद का अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं दूसरों को कैसे जज कर सकता हूं? क्योंकि देखिए मेरी भी आदत ऐसी थी, दूसरों को जज करता रहो, पर मैंने कभी खुद को इतना जज नहीं कर रहा था। बोले नहीं, सबसे पहले खुद को जज करना शुरू करता हूं। क्योंकि देखिए ये जजमेंट, यह जो सामने आप देख रहे हैं, ये मैं क्यों कर रहा हूं? आज अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं कि मुझे आज बुखार है, क्या वो डॉक्टर सीधे बोलेगा बुखार है, ये पकड़ क्रोसिन खाओ, सुबह शाम क्रोसिन खाओ, बस हो जाएगा 3 दिन के ये लो, ऐसा करेगा? या वो उससे पूछेगा क्या हो रहा है, क्या बुखार आया, क्या सर्दी लग के आया है, कैसा है, कब कभी आ रही, कब आता है? सुबह 4 बजे आता है, अच्छा शाम को भी 4 बजे आता है। तो आप एक काम करो, आप तो ये ब्लड टेस्ट कराओ, ये टेस्ट करा के, और ये यूरिन टेस्ट भी कराओ, ये टेस्ट करके रिपोर्ट लेके आना मुझे 2 दिन बाद। अब मैं 2 दिन बाद ये पूरा रिपोर्ट लेके जाता हूं। अब वो उसको पूरा ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट वो पूरा देखेंगे, WBC कितना है, RBC कितना है, ये जितने भी हैं वो सारी चीजें, पैरामीटर्स वो पूरे देखते हैं। पैरामीटर्स देख के उनको एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आता है, फिर वो इलाज करते हैं, फिर उसके हिसाब से वो दवाइयां देते हैं। तो आज क्या हम अपना वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कोई चार्ट है? नहीं है, तो नहीं है तो बनाना चाहिए। ये चार्ट मैंने अपने लिए बनाया। अब इसमें मैंने क्या क्या चीज रखी है, अब आप इसमें जो देखोगे, अब आप देखिए सबसे पहले यहां पे नाम, ID नंबर, मेरा रैंक क्या है, सिटी, विलेज या मोबाइल नंबर क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, और वर्किंग डिजायर। आज मैंने वर्किंग डिजायर और पर्पस, ये पर्पस मैंने लिखा क्योंकि आज देखिए कोई भी काम को करने के लिए एक पर्पस होना चाहिए, एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं? कोई भी काम करने का कोई एक कारण तो होता है, मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं? तो 8 नंबर पे आप देखोगे ये मेरा वर्किंग डिजायर था। फिर क्योंकि वो एक है, वो अग्नि है, वर्किंग डिजायर एक अग्नि होती है जो हमको कोई भी एक मोटिवेशनल फायर होता है जो हमें कोई भी काम करने के लिए हमें प्रेरित करता है कि हम इसको करें। फिर इसके बाद अब हम जो प्रैक्टिकल चीज पे आ रहे हैं कि जो पेरेंट्स ड्रीम, क्या लिखने में मैं अच्छा हूं? तो मैंने ये जो स्कोर टोटल रखा है 300 का, और हर नंबर जो है 10-10 नंबर के, ये मैंने अपने लिए पैरामीटर बनाए थे। तो पेरेंट्स ड्रीम जैसे आपने देखा होगा, राइटिंग के इसमें 10 नंबर हैं और स्पीकिंग के इसमें 10 नंबर हैं। ठीक, क्योंकि ये पेरेंट्स ड्रीम, देखिए ये क्यों है, जब हम किसी भी क्लाइंट के यहां पे जाते हैं, वहां पे नीड क्रिएट करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए, अच्छा माहौल बनाने के लिए पेरेंट ड्रीम ये आना चाहिए। हम सीधे शॉर्टकट इसमें हमें नहीं मारना चाहिए। ठीक है, फिर आता है प्रोडक्ट पार्ट। तो प्रोडक्ट पार्ट
भी राइटिंग में, फिर स्पीकिंग में, ये दोनों चीज। फिर डिस्काउंट कूपन, क्योंकि ये प्रोडक्ट का ही क्लोजिंग करने के लिए डिस्काउंट कूपन है राइटिंग में, फिर स्पोकन में। फिर क्लोजिंग, यही जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग जो है वो भी राइटिंग में और स्पोकन में, ये भी प्रोडक्ट का पार्ट। ठीक, इसके बाद इनकम पार्ट भी राइटिंग में और इसमें। फिर अगर हम नेटवर्कर को कोई बता रहे हैं तो ट्राइपॉड माने 3 आईडी के साथ और 7 आईडी के साथ राइटिंग में और स्पोकन में। ये बेसिक जो चीज है ये पूरा आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आया, ये बेस है। देखिए कोई भी एक इमारत बनती है, इमारत बनने से पहले एक बेस, उसका जो नींव है वो बहुत तगड़ा बनना चाहिए। क्योंकि जब हम एक मल्टी स्टोरी एक बिल्डिंग बना रहे हैं, नींव मजबूत नहीं हो तो इमारत ज्यादा दिन तक, ज्यादा बड़ी इमारत भी नहीं बन पाएगी, वो ढह जाएगी। तो ये बेस है जो आना ही चाहिए, और मैंने फिर एक एक और ये सारे स्टेप बारी बारी से करने चाहिए। ठीक है, ये करते करते फिर आगे, फिर इसके बाद जो है आगे का अगर अरे ये क्या हो गया, अब इसके बाद का जो पॉइंट है वो पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग माने हमारा जो टारगेट क्लाइंट है वो कौन है, फिर हम क्या कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसकी समझ पा रहे हैं, फिर कस्टमर हमको मनी का ऑब्जेक्शन देगा, पैसे का ऑब्जेक्शन देगा, क्या हम उसका सही तरीके से जवाब दे पाते हैं, फिर कस्टमर हमको ट्रस्ट ऑब्जेक्शन देगा। ट्रस्ट ऑब्जेक्शन माने भरोसे वाली चीज। भरोसे वाले जो ऑब्जेक्शन होते हैं, कंपनी भाग गई तो, कंपनी बंद हो गई तो, कंपनी के वीडियो बंद हो गए तो, इस टाइप के जो ऑब्जेक्शन है उसका भी हम जवाब दे पाते हैं क्या। फिर आया कस्टमर का प्राइस ऑब्जेक्शन। प्राइस ऑब्जेक्शन माने ये बहुत महंगा है, महंगा है तो उसका क्या क्या जवाब हो सकता है जिससे सामने वाले को कन्विंस किया जा सके। फिर कस्टमर एक डिले ऑब्जेक्शन देता है। अब सोचिए एक कस्टमर को हमने 1 से 1.5 घंटे तक हमने उसको पूरा प्रेजेंटेशन वगैरह दिया और वो कहता है सोच के बताएंगे। सोच के बताएंगे माने वो हमको टालने की कोशिश कर रहा है। तो वो टालने को कैसे हम खत्म करें कि उसको उसी टाइम पे डिसीजन पे ले पाए, क्या हम उसके लिए जवाब हमारे पास हैं। फिर होता है फॉलो अप। फॉलो अप करना माने ये नहीं कि एक ही बार वो बंद हो गया फिर हम उसको कभी फॉलो अप उसके घर के दरवाजे गया उसके मोहल्ले पे भी नहीं जाए, ऐसा नहीं। फिर हम फॉलो अप करते हैं क्या। फिर सेल्स का क्लोजिंग हम कर रहे हैं कि नहीं, हमारा क्लोजिंग का लेवल क्या है। फिर हम जो हर दिन जो सेल्स पे जा रहे हैं क्या उसकी एक दिन पहले उसका कोई प्लान बना रहे हैं। फिर सेल्स की रिपोर्टिंग, क्योंकि देखिए सेल्स पे तो हम होके आ गए पर सेल्स की रिपोर्टिंग क्या। हम सेल्स पे गए, सेल्स पे हुआ क्या, मैं उसके पास गया, उसके साथ मैंने ये चीज बताई, ऐसा किया वो किया, सामने वाले ने मुझसे ये सवाल किया, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। अगर मैं ये लिख के नहीं रखूंगा तो मैं उसका जवाब कैसे ढूंढूंगा। फिर जवाब अगर मैं नहीं ढूंढूंगा तो अगर मुझसे ये नहीं मिल रहा है तो ये मुझे जवाब कहां से, किसके पास से मिलेगा। अगर ये मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं बनाऊंगा तो मैं आज आके दूसरों से मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब भी हम फील्ड पे जाएंगे ये प्रॉब्लम फिर आएगी। तो ये चीज पूरा लिखा पढ़ी होना चाहिए खुद की रिपोर्टिंग से। ये चीज क्या होता है, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रही है आगे भी फील्ड पे आएगी तो उसका सॉल्यूशन पहले से ही निकाल लें, हम अपने किसी सीनियर से पूछें या सारी चीजें करें। क्योंकि देखिए आज मैं भी अगर कोई भी ट्रेनिंग सेशन दे रहा हूं, ये मेरे अभी तक के जितनी भी चीजें मुझे प्रॉब्लम जहां जहां तक नजर आई थी वो सारी चीजों का ही मैं निचोड़ मैं हमेशा ट्रेनिंग सेशन में देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद सेल्स रिपोर्टिंग हो गई। स्टोरी टेलर, अब आप ये सोचेंगे स्टोरी टेलर ये क्या है, कहानी सुनाने की क्या जरूरत है। देखिए दोस्तों, जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो प्रेजेंटेशन बहुत रोचक होना चाहिए। रोचक नहीं होगा तो सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए सामने वाले आए, क्योंकि पहले दूरदर्शन का भी न्यूज चलता था और जी न्यूज सबसे पहले आया था, जी चैनल, तो जी न्यूज सबसे पहले था तो लोग दूरदर्शन से जी न्यूज पे चले गए थे। क्यों? क्योंकि दूरदर्शन पे वो कोई भी चीज बोले उनके चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनके कोई एक्सप्रेशन नहीं आते थे। और कहने को तो हम टीवी में न्यूज देख रहे हैं पर न्यूज हम देखते थे तो वो सिर्फ न्यूज रीडर दिखता था, जो हो रहा है वो नहीं दिखाते थे। और जब जी न्यूज वगैरह जो था वो जो वॉइस तो आ रही है पर वहां पे क्लिपिंग दिखाते थे कहां पे क्या क्या हुआ है। अब इससे क्या हुआ, आज के डेट में दूरदर्शन तो बहुत लोग जानते ही नहीं है कि दूरदर्शन नाम की कोई चीज है। अब देखिए ये क्यों हुआ,
अब ये स्टोरी टेलर हमें क्यों आना चाहिए? जब भी हम किसी के साथ बैठें, जो भी चीज को हम प्रेजेंटेशन देके बताएं, वो रोचक तरीके से बताना आना चाहिए। अब और आप बोलोगे रोचक तरीके से कैसे? देखिए, मैं भी जो ट्रेनिंग दे रहा हूं, आज मैंने जो भी चीज मैं सिखाना चाह रहा हूं, उसको एक कहानी के तौर पे उसको आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं। यही स्टोरी टेलिंग है ना? ये कोई बहुत स्पेशल कुछ नहीं। जो भी चीज को आप बताएं, बहुत रोचक तरीके से बताएं और टू द पॉइंट रखें और फोकस रखें कि उसको इधर उधर डाइवर्शन नहीं करें। ठीक है? फिर ड्रेसिंग सेंस, क्योंकि देखिए वी आर प्रोफेशनल्स, हम एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रोफेशनल ड्रेस जरूरी है। क्योंकि मैं ड्रेस की इंपॉर्टेंस इसलिए बताता हूं, क्योंकि देखिए पहले मैं भी असली में इस चीज को लेता नहीं था। आप ये मान लें आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपने सामने वाला आपसे कम था, दुबला पतला था, आपने बिल्कुल तबीयत से 2-3 हाथ उस पर जड़ दिए। ठीक है? वो रोता गाता चला गया। दूसरे दिन वो आदमी आके आपका दरवाजा खटखटाता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर के ड्रेस में है। अब आप बताइए, आपका कॉन्फिडेंस पहले जैसा रहा है क्या कल के जैसा रहेगा? या आप उसके सामने अब गिड़गिड़ाएंगे? अगर वो यूनिफॉर्म में होता तो आप उसके ऊपर कभी हाथ भी नहीं उठाते। तो ये ड्रेसिंग सेंस क्यों रहता है? क्योंकि देखिए, जब भी हम कभी किसी के पास जाते हैं, वो सामने वाला हमको जो जज करता है, वो हमारे ड्रेस से हमको जज करता है। तो जब हम प्रेजेंटेशन, हम जब एक प्रोफेशनल काम करने जा रहे हैं, तो ड्रेस बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा पहन के जाना चाहिए। ठीक है? इसके बाद आता है बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज भी इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये हमारा कॉन्फिडेंस दिखाता है, और ये आज हम जो भी चीज बोल रहे हैं उसका वो हमारे बॉडी के पोस्चर से वो मैच होना चाहिए। क्योंकि देखिए, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पर ये कठिन चीजें नहीं है। फिर वॉइस मॉड्यूलेशन माने ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज को हमने सीधे रट्टा मार के सीधे करके पूरा बता दिया। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पे कुछ लोग की बहुत तारीफ करता हूँ, वो लोग की आज वो लोग पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तो स्क्रीन पे उनको देख नहीं पा रहा। जैसे हमारे यहाँ पे डॉक्टर विभा शर्मा है, बहुत अच्छा बोलती हैं। हमारे यहाँ पे पूजा सैनी है, उनके प्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छा बोलती हैं। हमारे भंडारा से अमोल लोनारे जी हैं, उनका भी प्रेजेंटेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या शानदार है, इतना बढ़िया बोलते हैं। तो मैं तो खुद भी मुझे भी अच्छा लगता है कि क्या बढ़िया कॉन्फिडेंस है। माने जो बोलते हैं ऐसा लगता है एक ठहराव है, और ठहराव के साथ सुनने में अच्छा लगता है। यही चीज ही होना चाहिए। फिर पर डे सेल्स रिप्रेजेंटेशन, हर दिन सेल्स में प्रेजेंटेशन होना जरूरी है, फील्ड पे जाना जरूरी है। फिर टाइम की पंक्चुअलिटी, आज हमने किसी कस्टमर को बोला मैं 7 बजे आ रहा हूं, पता चला 7 बजे तक हम घर में जूते के फीते बांध रहे हैं, हम फाइल ढूंढ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें उस क्लाइंट के पास हर हालत में 6:55 पे 5 मिनट पहले उसके पास होना चाहिए। क्योंकि समय की कदर से अगर हमने टाइम पंक्चुअलिटी नहीं रखी तो हमारा इंप्रेशन बहुत बेकार होता है। ऐसे भी समय को तो महाकाल बना जाता है। काल, आज हम जिसको महाकाल बोलते हैं, समय सबसे, क्योंकि हम दैविक शक्तियों को अगर हम नहीं जानते, पर दैविक शक्ति काल माने समय से बड़ा और दैविक शक्ति और कोई है नहीं जिसको हम फील कर पाए। फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, फिर लर्निंग लेवल, क्योंकि आज जो भी चीज हमने सीखा है उसको याद रखते हैं कि नहीं, उसका रिवीजन करते हैं कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुल मिला के ये टोटल 300 नंबर का पॉइंट है। अब आप सोचेंगे, मैंने अपने आप को इसमें देखा और मैंने रिजल्ट लेके आया। रिजल्ट कितना लेके आया? मैंने 290 स्कोर किए 300 में से। अब आप सोचोगे कि 290 300 में से माने ये कितना? हाँ, मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, मैंने 96.7 मैंने स्कोर किया है, तो देखा जाए तो बहुत अच्छा है ना? लेकिन मैं फेल हो गया। अब आप सोचेंगे, इतना स्कोर करके कोई फेल कैसे हो सकता है? मैं फेल हो गया क्योंकि जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो मैंने वाला काम नहीं किया था। मैं डेली प्रेजेंटेशन पे नहीं जा रहा था। अब आप सोचिए, डेली प्रेजेंटेशन पे न जाऊं और ये बाकी सारी चीजें मुझे आए, तो मेरे ये पास होना भी फेल ही है। पर अगर डेली प्रेजेंटेशन में जाएं तो बाकी सारे पेपर पे थोड़े से कमजोर भी हों तो भी हम अच्छे से पास हो जाएंगे। इसलिए डेली प्रेजेंटेशन मस्ट है। जैसे हमारे सीएमडी सर भी बोलते हैं, और हमारा इनको ज्यादा फोर्स भी नहीं करते, आप तो सारी चीजें सीखो, और सही चीज को सीख के अगर आप दिन के सिर्फ 2 प्रेजेंटेशन करो,
दो प्रेजेंटेशन 2 से 3 घंटे में बहुत आराम से हो जाता है और हमारा क्लोजिंग रेशियो इतना अच्छा है, 1 से 2, ज्यादातर हमेशा 2 भी हो सकते हैं पर एक क्लोजिंग तो हो ही जाएगी। हमारा क्लोजिंग रेशियो सबसे अच्छा है बेस्ट इंग्लिश का। अब दोस्तों, अब आती है गुरु द्रोणाचार्य से तो हमने कुछ सीखा ही नहीं, पर ये सीखना चाहिए। अब गुरु द्रोणाचार्य, क्योंकि देखिए आज पांडव हो या कौरव हो, उनको सिखाया किसने? गुरु द्रोणाचार्य ने। आज देखिए जो अर्जुन है, अर्जुन क्या है, वो तीर अंदाजी में सबसे धनुषधारी थे, वो उनको वो आता था। भीम गदाधारी थे। और जो युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर बहुत अच्छा भाला चलाते थे। और जो नकुल और सहदेव, ये लोग तलवार चलाने में बहुत एक्सपर्ट थे। और वैसा ही जो है उनने पूरे कौरव को भी सिखाया। जब सारी चीजें सिखाई, जो सिखा रहा है माने वो हर विद्या जानता है। आज जो टीचर बनना है तो सारी विद्या जानते हैं, तो हमें भी देखिए, हमें भी कभी ना कभी द्रोणाचार्य तो हमको भी बनना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर नहीं सीखेंगे, द्रोणाचार्य माने क्या, मैं अपने आप को गुरु द्रोण तो नहीं बना सकता, पर हमें यहां पे मैं उनको एज ए ले रहा हूं, एज ए टीचर। क्योंकि एज ए टीचर अगर हम खुद नहीं सीखेंगे, हम लीडर हैं, हम नहीं सीखेंगे, हम अपनी टीम को कैसे सिखाएंगे? क्योंकि देखिए आज गुरु द्रोणाचार्य ने जब उनको खुद को सब कुछ आता था, उनने पूरे लोगों को पूरा सिखाया, प्रॉपर ट्रेनिंग दी। और ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनने एक चीज और देखी, हर इंसान में, हर बच्चे में एक काबिलियत होती है पर्टिकुलर, कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक विद्या को लेके एक स्ट्रांग होता है। जैसे अर्जुन जो है, उनने तीर वाला जो हमने हमेशा देखते हैं, उनको सिर्फ अर्जुन को जो है उस चिड़िया की सिर्फ आंख दिख रही थी, तो उनको समझ में आ गया था ये सबसे अच्छा धनुर्धर बनेगा। वैसा ही उनने हर किसी को, आज देखिए विद्या तो उनको जो भी चीज आती थी उनने सबको सिखाया, पर आज उनने जिसके अंदर जो काबिलियत है, जो स्ट्रांग चीज है, उसको और ज्यादा हाईलाइट करके उनने उसको सिखाया। और सिखाया सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करना भी सिखाया। सिर्फ आज ऐसा नहीं होता कि हम आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन और ये सब कुछ देखे, सिर्फ इतना सिखा के ही छोड़ दें। नहीं, आपको स्ट्रेटेजी भी तो सिखानी पड़ेगी कि आप अगर फील्ड पे जा रहे हैं तो क्या क्या स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको ग्रोथ करना है तो आपको कैसा कैसा। इसलिए अपने जो भी लीडर हैं, जो भी आपके मेंटोर हैं, उनके साथ अपना एक अच्छा टर्म बना के रखिए। और जो भी लीडर हैं वो भी आज देखिए, जब हम सारी चीजें सिखा रहे हैं तो हमें गुरु द्रोण, अब देखिए गुरु द्रोण वाली अगर हम ये बात करते हैं, अभी आप देखेंगे अभी हमारा 13 से लेके 17 के बीच में जो आपको यहाँ पे हम लोग पूरा एक जो ट्रेनिंग सेशन होता है, हर किसी को घर पे बैठ के हम लोग जो भी हैं, आप ये मान के चलें हम लोग सब जो टीम द्रोण है, जो टीम द्रोण माने टीचरों की हमारी पूरी टीम। क्योंकि देखिए हम हर चीज पे तो हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते, पर हम सब लोग को जिसको जो आता है वो हम एक साथ सिखाने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए आज देखिए जो भी चीज आपको सीखना है, क्योंकि आज हम कोई भी चीज सिखाएं और वो भी आपको आपके घर पे बैठे, क्या ये और कोई किसी चीज से पॉसिबल हो सकती है क्या? तो इसलिए ट्रेनिंग सेशन बहुत मस्ट होता है। और अपने टीचरों पे आप भरोसा रखिए, बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ प्लान शो करना है, विन द गेम। क्योंकि हम टीम द्रोण की तरफ से हम आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, पर ये युद्ध आपका है। आपको आपका युद्ध किसके लिए? क्योंकि देखिए पैसे आपको कमाने हैं, आपको भी आपका परिवार है, हमको भी पैसे कमाने हैं, हमारा भी परिवार है। तो ये हमारा महाभारत का युद्ध है जो हमें, और वो भी क्यों? क्योंकि देखिए हमारे घर का चूल्हा तभी जलेगा जब हम बाहर जाके काम करेंगे। अब आप बोलेंगे कि ये मैंने जितना चार्ट वगैरह सब कुछ जो दिखाया, ये चार्ट तो ठीक है, बेस्ट इंग्लिश में खाली सक्सेसफुल होने के लिए जरूरत है, पर क्या आज हम जो भी काम कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, क्या हमारा उसमें भी अगर हमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है, और अगर हम ऐसा चार्ट करके अगर बना के खुद का अगर इवैल्यूएशन करें, क्योंकि देखिए सबसे पहले खुद का इवैल्यूएशन करना चाहिए। जब हम खुद का इवैल्यूएशन कर पाएंगे तभी अपने टीम और अपने दूसरे जूनियर्स का कर पाएंगे। क्योंकि हम खुद का इवैल्यूएशन न करें तो हम दूसरों का कैसे जज करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा हमारे अंदर क्या क्या कमजोरी है, वो हमने कैसे हटाई? जब वैसा ही जब हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनके अंदर क्या कमजोरी है, उस कमजोरी को हम कैसे दूर करें? तो हमारे पास जब ये चार्ट होगा
तभी तो हम उसके हेल्प कर पाएंगे। अब अगर हम कोई जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, वहां पे भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे पास ऐसा खुद का एक अलग चार्ट होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वहां किस चीज पे क्या दिक्कत आ रही है, तभी तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। और यही चीज हर कहीं आपको हेल्प करती है। तो इसके साथ ही मैं टीम ड्रोन की तरफ से रोमियो सेन आप लोग से मैं यहां से विदा चाहता हूं।